नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम करने वाले हैं जनरल साइंस का 30 क्वेश्चंस का टेस्ट। और टेस्ट है आज चौथे नंबर का टेस्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। तो निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है। पहला ऑप्शन है जीवित तक, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा ऑप्शन है कोलेन काइमा, चौथा ऑप्शन है स्केलेरन काइमा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाइलम उत्तक। तो जाइलम उत्तक निम्न में से सरल स्थायी उत्तक नहीं है, बाकी सभी सरल स्थायी उत्तक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखे जाते हैं। तो अब बताइए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 17 और चौथा ऑप्शन है 16। तो बताइए कौन से आवर्त सारणी के समूह में हेलोजन रखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 17। तो 17वें समूह में हेलोजन रखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दो प्रतिरोधक 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। दो प्रतिरोधक जो 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट से जुड़े हुए हैं, तो सर्किट में विद्युत धारा क्या होगी बताइए। पहला ऑप्शन है 0.2 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.6 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 0.9 एम्पियर और चौथा ऑप्शन है 0.3 एम्पियर। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 0.2 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 45 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 0 डिग्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 90 डिग्री। तो कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष डैश होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। तो 90 डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश कहा जाता है। तो वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उस बिंदु को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान का केंद्र, दूसरा ऑप्शन है घर्षण का केंद्र, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र और चौथा ऑप्शन है दाब का केंद्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। तो वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है। तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम में, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा ऑप्शन है नाभिक में और चौथा ऑप्शन है रिक्तिकाएं में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माइटोकॉन्ड्रिया में।
तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन या बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो उस जीव का नाम बताना है जो मुकुलन या बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्लानारिया, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रा, तीसरा ऑप्शन है प्लाज्मोडियम और चौथा ऑप्शन है खमीर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रा। तो हाइड्रा वह जानवर है जो मुकुलन या बंडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना है? तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? पहला ऑप्शन है 1/6 गुना, दूसरा ऑप्शन है 5 गुना, तीसरा ऑप्शन है 6 गुना और चौथा ऑप्शन है 1/5 गुना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1/6 भाग। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है? पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, दूसरा ऑप्शन है जिप्सम, तीसरा ऑप्शन है वॉशिंग सोडा, चौथा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेकिंग सोडा। तो निम्नलिखित में से बेकिंग सोडे में यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो यह वह रासायनिक क्रिया या अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है दहन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और दोस्तों हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 30 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के हैं, जो आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे की और भी अन्य वैकेंसी, एनटीपीसी, लोको पायलट, इन एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ एसएससी, हाई कोर्ट, एलडीसी, ऐसी बहुत सी सेंटर और स्टेट लेवल के एग्ज़ामों के लिए भी यह क्वेश्चन और यह टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? तो इसमें बताना है वह कौन सा हार्मोन है जो युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है।
तो पहला ऑप्शन है पशु हार्मोन, दूसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन हार्मोन, तीसरा ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को वर्गीकृत किसने किया था। तो परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था। पहला ऑप्शन है डोबे राइनर ने, तीसरा ऑप्शन है न्यूलैंड ने, चौथा ऑप्शन है मेंडलीफ ने। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोस्ली। तो मोस्ली जी ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 120 वोल्ट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो 120 वोल्ट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स की गणना करें। तो यूनिट्स के लिए ऑप्शन हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है 0.96 यूनिट्स, दूसरा ऑप्शन है 2.00 यूनिट्स, तीसरा ऑप्शन है 1.50 यूनिट्स और चौथा ऑप्शन है 16.00 यूनिट्स। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 0.96 यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र डैश है। तो बताइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। पहला ऑप्शन है CaOH2, दूसरा ऑप्शन है CaOH, तीसरा ऑप्शन है Ca2OH, चौथा ऑप्शन है CaOH2। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट CaOH का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 एक 40 किलोग्राम वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी। तो एक 40 किलोग्राम वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है 500 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 200 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 2000 वोल्ट और चौथा ऑप्शन है 100 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 500 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है सिरका, दूसरा ऑप्शन है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है एस्टर, चौथा ऑप्शन है ग्लासिएट एसिटिक एसिड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिरका।
5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है सर्वणीय रेंज में से नीचे आवर्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। तो जो सुनने योग्य नहीं होती है उससे भी कम आवर्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, दूसरा ऑप्शन है अल्ट्रासाउंड, तीसरा ऑप्शन है सुपरसोनिक, चौथा ऑप्शन है इंफ्रासोनिक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इंफ्रासोनिक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है, यह झुकती है। तो जब कोई प्रकाश किरण पानी से होकर ग्लास तक जाती है तो यह किस ओर झुकती है? पहला ऑप्शन है सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, दूसरा ऑप्शन है सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, तीसरा ऑप्शन है सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है, चौथा ऑप्शन है सामान्य से दूर और धीमा हो जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है। तो किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा ऑप्शन है तनाव, तीसरा ऑप्शन है समतली बल, चौथा ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अभिकेंद्रीय बल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितनी होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता और गिल्ट है? तो इसमें गिल्ट की मात्रा बतानी है। तो पहला ऑप्शन है 400 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 280 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 240 ग्राम, चौथा ऑप्शन है 320 ग्राम। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 320 ग्राम। तो 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की मात्रा बतानी है। यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता होगा तो गिल्ट की मात्रा 320 ग्राम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 है दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो दूध वाला के जो ताज़े दूध में बेकिंग सोडा मिलाया जाता है वह क्यों मिलाता है? पहला ऑप्शन है दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए, दूसरा ऑप्शन है दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए और चौथा ऑप्शन है दूध के गाढ़ेपन में सुधार करने के लिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्वेश्चन नंबर 22 है चालक तार की पीवीसा द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। तो चालक तार की पीवीसा द्वारा कोटिंग करके डैश को रोका जाता है। पहला ऑप्शन है रिसाव या
ड्रिपिंग, दूसरा ऑप्शन है ओवरलोडिंग, तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट, चौथा ऑप्शन है फ्यूजिंग। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शॉर्ट सर्किट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 8 किलोग्राम द्रव्यमान और 480 जूल स्थितिज ऊर्जा वाली एक वस्तु को ऊंचाई पर रखा गया है। जमीन से उस वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 7 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 6 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 मीटर, चौथा ऑप्शन है 8 मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 8 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। चार कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। तो 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हेप्ट, ऑप्शन नंबर 2 है ब्यूट, ऑप्शन नंबर 3 है प्रोप और ऑप्शन नंबर 4 है इथ। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ब्यूट। तो 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग ब्यूट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 है तत्वों ए, ब, स, द और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है। तत्वों ए, ब, स, द और ई जिनका परमाणु क्रमांक क्रमशः 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए, द, ई, सेकंड ऑप्शन है ब, स, द, तीसरा ऑप्शन है ए, ब, स और चौथा ऑप्शन है ब, द, ई। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ब, स, द। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेमी है तो इसकी फोकस लंबाई डैश सेमी होगी। तो यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेमी है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12.4, ऑप्शन नंबर सेकंड है 2.6, ऑप्शन नंबर 3 है 3.1 और ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 3.1 सेमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। पहला ऑप्शन है 32, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 16। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 32। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। उचित विकल्प का चयन करिए। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन है 3600 जूल, दूसरा ऑप्शन है
3,60,000 जूल। तीसरा ऑप्शन है 36 लाख जूल। चौथा ऑप्शन है 36,000 जूल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 36 लाख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है, बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। तो इसमें बताना है कि बादलों का रंग सफ़ेद क्यों दिखता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा ऑप्शन है विकिरण के कारण। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण। और चौथा ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। पहला ऑप्शन है वोट। दूसरा ऑप्शन है एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है जूल। और चौथा ऑप्शन है किलोग्राम। तो ऊर्जा का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जूल। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम ईश्वर से आपकी सफलता की कामना करते हैं।